इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने DCP फर्श बाजार को जारी किया नोटिस। कोर्ट ने मामले में DCP से मांगी जांच रिपोर्ट। 10 अक्टूबर को होगी मामले की अगली समाअत। हिंदुओं के ताल्लुक से मुतरादिफ बयान देने के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज। सामाजिक कारकुन अजय गौतम ने दाखिल की है अर्जी। तो आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां MIM सदर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने DCP फर्श बाजार को जारी किया नोटिस। कोर्ट ने मामले में DCP से मांगी जांच रिपोर्ट। 10 अक्टूबर को होगी मामले की अगली समाअत। हिंदुओं के ताल्लुक से मुतरादिफ बयान देने के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज। सामाजिक कारकुन अजय गौतम ने दाखिल की है अर्जी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े। सुशील, असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला है, क्या अपडेट है आपके पास? सुशील, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। नाज़रीन, एक बार फिर आपको हम बता दें कि MIM सदर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। कड़कड़ डूमा कोर्ट ने DC फर्श बाजार को जारी किया है नोटिस। कोर्ट ने मामले में DCP से मांगी है जांच रिपोर्ट। 10 अक्टूबर को होगी मामले की अगली समाअत। हिंदुओं के ताल्लुक से मुतरादिफ बयान देने के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज। सामाजिक कारकुन अजय गौतम ने दाखिल की है अर्जी। सुशील एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, MIM सदर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में कड़कड़ डूमा कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। क्या है पूरा मामला, किस तरह की रिपोर्ट मांगी गई है? देखिए, आज हम असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार या तो अपने विवादित बयान या विवादित ट्वीट से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है जिसमें अजय गौतम ने उनके खिलाफ कड़कड़डूमा कोर्ट में एक मुकदमा FIR दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने एक्चुअली एक बयान देते हुए कहा था कि तमाम जो हिंदू कम्युनिटी है उनको मार डालना चाहिए। ऐसा कुछ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर अजय गौतम ने कड़कड़डूमा में एक एप्लीकेशन फाइल करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। आज इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाके के जो DCP हैं, फर्श बाजार के जो DCP हैं, उनको नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है। DCP को आने वाले 10 दिसंबर से पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में एक जांच रिपोर्ट देनी है और उनको ये बताना है कि जो बयान दिया गया था ओवैसी के द्वारा उन बयान में सत्यता कितनी है। इन तमाम आधार को देखते हुए फिलहाल इस मामले में उन्होंने DCP से जवाब तलब किया है। तो आने वाले दिनों में मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह बयान दिया गया है उससे अजय गौतम ने कहा है कि जो सामाजिक सौहार्द है उससे उनको ठेस पहुंचा है, लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट हुआ है, लिहाजा उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो फिलहाल नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही है कोर्ट ने। तो देखना यह होगा कि जब 10 दिसंबर को इस मामले में इलाके के जो DCP हैं वो अपना जब जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करते हैं तो इस विवादित बयान की सत्यता क्या कुछ निकल कर आती है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में मुश्किलें ओवैसी की जरूर बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, 10 दिसंबर को अगले इसकी मामले की अगली समाअत होगी, तो कब तक रिपोर्ट जमा करना है, क्या उसका कुछ टाइम पीरियड बताया गया है? जी देखिए, 10 दिसंबर से पहले कभी भी जब इस मामले की जांच पूरी हो जाएगी तो दिल्ली पुलिस अपना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। लेकिन 10 दिसंबर को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करनी है, तो उससे पहले दिल्ली पुलिस को इस मामले में अपनी जांच पूरी करके अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है राकेश अस्थाना से जुड़ी हुई। राकेश अस्थाना से जुड़े मामले की जांच के लिए CBI को मिला मजीद वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 महीने का दिया है मजीद वक्त। CBI जांच मुकम्मल करने के लिए 3 महीने का मांग रही थी वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने में जांच पूरी करे CBI को 30 सितंबर तक जांच पूरी करने के लिए मिला था वक्त। राकेश अस्थाना CBI के साबिक स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। राकेश अस्थाना पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से रिश्वत लेने का है इल्जाम। तो एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर आ रही है CBI के स्पेशल डायरेक्टर के ताल्लुक से। राकेश अस्थाना से जुड़े मामले की जांच के लिए CBI को मिला मजीद वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 महीने का इन्हें और वक्त दिया है। CBI जांच मुकम्मल करने के लिए 3 महीने का मांग रही थी वक्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 2 महीने में जांच पूरी करके CBI को 30 सितंबर तक जांच पूरी करने के लिए मिला था वक्त। राकेश अस्थाना CBI के साबिक स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि राकेश अस्थाना पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से रिश्वत लेने का
इल्जाम है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 से खास गुफ्तगू की। इन्होंने कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद और असदुद्दीन अवैसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से सलमान खुर्शीद का बयान आया है, कहा है कि हरियाणा चुनाव जीतना तो दूर, अभी कांग्रेस के भविष्य को ही लेकर के संकट है, कैसे देखते इसे? जब किसी पार्टी का नेता पार्टी की छुट्टी करके खुद छुट्टी पे निकल जाए तो इसी तरह का कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ता है। इसलिए जब नीतियों में कन्फ्यूज़न और नेतृत्व में डिवीज़न हो तो इसी तरह के आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी आपको। सर, इसके साथ ही साथ बात करें सर, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है, मोहन भागवत के बयान पर वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, चाहे वो लिंचिंग की बात मोहन भागवत ने कही हो या फिर भारत माता को लेकर के बात कही हो, हिंदू राष्ट्र के लेकर बात करी, उस पर प्रतिक्रिया आ रहा है ओवैसी जी का। जब ये नासमझी की बातें करेंगे, इस तरह के बुद्धि के पैदल लोगों को हम क्या बताएं। दरअसल हुआ ये है कि देश को बदनाम करने का एक कंपटीशन चल गया। उस कंपटीशन में का चैंपियन बनने के लिए एक होड़ लग गई। कभी जो है वो मॉब लिंचिंग के नए नए शब्द गढ़े गए, कभी जो है वो असहिष्णुता की बातें करी गई, कभी कुछ और करा गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनता ने इन सारी चीज़ों को परास्त किया है और उनको शिकस्त मिली है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अब जो हालात है वो सुधर रही है, एडवाइजरी जो टूरिस्ट के लिए था वो भी वापस ले लिया गया, अब टूरिस्ट भी वहाँ जा सकते हैं। जब वहाँ पर आतंकवादी और अलगाववादी बेखौफ होकर के अपनी हरकतें करते थे तो हालात ख़राब थे। आज हालात बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हैं, और लोग बदलाव का एहसास कर रहे हैं, पॉजिटिव बदलाव का एहसास कर रहे हैं। कैंपसन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। जम्मू कश्मीर बीडीसी इलेक्शन के हवाले से आज कांग्रेस बड़ा ऐलान कर सकती है। कांग्रेस बीडीसी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकती है और आज इंतखाबात न लड़ने का कांग्रेस बाज़ाब्ता ऐलान भी कर सकती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर से बीडीसी चुनाव होने वाले हैं। दफा 370 की मनसूखी के बाद ये इलेक्शन होने वाला है। वादरा की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पहले ही ऐलान किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इनका साफ कहना था कि इनके टॉप लीडरान हिरासत में हैं और ऐसे में कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। श्रीनगर में दुकानें और तिजारती मराकज बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जबकि श्रीनगर में आज भी सुबह 9 बजे तक दुकानें खुली नजर आई, वहीं टेली मौसलात मुस्तकिल ठप है, जिसकी वजह से ताजिरों को दिक्कतों का सामना है। वादी कश्मीर में ट्रैवल एडवाइजरी हटाने के फैसले से सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद को कदरे राहत मिली है। ताहम इनका कहना है कि मौसलाती निज़ाम की बहाली तक इन्हें खातिर ख्वाह फायदा होने वाला नहीं है। पेश हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन खत्म करने से चंद दिन पहले रियासती हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने दहशतगर्द हमलों का हवाला देते हुए एक एडवाइजरी जारी की थी और सयाहों यात्रियों को कश्मीर से फौरी चले जाने की हिदायत दी थी, जिसके साथ ही हजारों सयाह और यात्री अपना दौरा मुख्तसर करते हुए अपने आबाई मकामात लौट गए थे। फिर क्या था, वादी कश्मीर के सयाहती मकामात पर सन्नाटा छा गया और टूरिज्म सनत शदीद तौर पर मुतासिर हुई। गवर्नर इंतजामिया ने अब इस ट्रैवल एडवाइजरी को वापस लेने का फैसला किया है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चीफ सेक्रेटरी और मुशीरों के हमरा सलामती उमूर और वादी के मौजूदा हालात का जायजा लेने के बाद एडवाइजरी वापस लेने का फैसला किया। ये फैसला 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल रहेगा। गवर्नर इंतजामिया के इस फैसले को वादी में सयाहती सनत को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम तस्वुर किया जा रहा है। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद ने एडवाइजरी वापस लेने के फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही इन अफराद ने बाज खदशात का भी इजहार किया है। आप लोगों को पहले से ही पता है कि टूरिस्ट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रहा है। जब से गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाला कि यहाँ से टूरिस्ट निकलने चाहिए इमीडिएट, तब से कोई यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइजरी निकाला कि 10 अक्टूबर से जो एडवाइजरी है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। टूरिस्ट अगर आना चाहते हैं कश्मीर वो आए, उनको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी में है कि वेलकम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सजेशन ये है, इससे हमारा टूरिस्ट आने पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक हिंदुस्तान के हर स्टेट से एक एडवाइजरी न निकल जाए कि कश्मीर टूरिस्ट आए, कश्मीर टूरिस्ट के लिए सेफ है।
सयाहती शोबे से जुड़े अफराद का कहना है कि वादी में टूरिज्म के अहिया में एक बड़ी रुकावट मवासलाती निजाम का ठप रहना है। तो ठीक है ये, बट अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोग विदाउट इंटरनेट कम्युनिकेशन के हमारा बिजनेस जो है टोटली ऑनलाइन डिपेंडेंट। तो विदाउट इंटरनेट, विदाउट फोन, विदाउट मोबाइल एक्टिविटी हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे अपने प्रिंसिपल एजेंट्स के साथ या अपने क्लाइंट्स के साथ। तो दिस इज मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि मतलब आप ये मान लीजिए कि हम विदाउट इंटरनेट और विदाउट आपका मोबाइल कनेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल कि वी कैन हम अपने पैकेज फ्लोट कर सकें, हम उनको इन्वाइट कर सकें, हम उनको यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। इनफैक्ट जो आजकल हालात चल रही है इसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग जो है दे आर इंटरेस्टेड टू विजिट कश्मीर, बट द ओनली इशू इज़ दैट देयर इज़ नथिंग। जो हमारा जो उनको यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है विच इज़ द मेन प्रॉब्लम। उसके बगैर आई डोंट थिंक सो कि ये एडवाइजरी किसी भी मतलब इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है, इससे टूरिज्म यहाँ पे फ्लोट होने वाला है वापस। वादी कश्मीर में हालात बतदरीज मामूल पर लौट रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से कई इक़दाम किए जा रहे हैं। ट्रैवल एडवाइजरी का हटाया जाना भी एक अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन लोगों का मानना है कि इंटरनेट और मोबाइल फोन पर जब तक पाबंदियां रहेंगी तब तक किसी भी शोबे में खातिर खाह तब्दीली देखने को नहीं मिलेगी। हुकूमत के इस इक़दाम के क्या तासुरात मुरत्तब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गवर्नर इंतजामिया ने जो टूरिज्म एडवाइजरी थी उसको हटा दिया है, जिसका मतलब है कि 10 अक्टूबर से सयाह यहाँ वादी का रुख एक बार फिर से कर सकते हैं। ताहम यहाँ टूरिज्म से वाबस्ता लोगों का मानना है कि जब तक टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पूरी तरह से बहाल नहीं होती कौन टूरिस्ट यहाँ आना चाहेगा। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। कश्मीर के अपने दौर की मशहूर अदाकारा प्राणा शांगलू इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। ताहम इस अदाकारा को कश्मीरियत का सहारा मिला है। प्राणा शांगलू का कहना है कि जो भाईचारा इन्होंने कश्मीर में देखा है वो कहीं देखने को नहीं मिला। पेश है बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। मुश्किलात हो गई क्योंकि मेरे लिए मैं तो नौकरी सर्विस नहीं करती थी, हस्बैंड भी गुजर गए थे, वो लड़का है वो बाहर है, वो तो बाहर की वो बाहर ही। अब मेरे लिए कुछ मैंने कुछ चीज़ें बेची है, वो बेची है, तो चलो गुजारा करती हूँ। और मेरी लड़की है, अब जब मैं किराया गई ना वहाँ पर चौडरा में तो तब से वही किराया देती है वहाँ के। तो मैं अपना खाना वाना जो मैं खिला वो खाती हूँ तो वो अपने पैसों कुछ बेचती हूँ, कुछ चीज़ें बेचती हूँ। पंडित खानदान में पैदा हुई कश्मीरी अदाकारा प्राणा शांगलू को उम्र के इस पड़ाव पर कई आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा है। बडगाम में मुकीम प्राणा शांगलू बेवा है, उनका बेटा बाहर रहता है और ऐसे में जिंदगी की गुजर बसर में उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना रहता है। प्राणा शांगलू 60-70 की दहाई में थिएटर और टीवी से जुड़ी रही और अपनी अदाकारी के खूब जौहर दिखाए। उन्होंने रेडियो में भी काम किया, लेकिन अब उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। वो टेलीविजन में तो 1970 उससे पहले भी मैंने वहाँ पे वो 65 66 बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। अब उनको वो करते ही नहीं, वो बुलाते नहीं, तो ऐसे कि मैं सड़क पर करूँगी, उनको गेट पर कहूँगी कि मुझे दे दो, वो करते ही वो बुलाते नहीं हैं। तो तब वो रेडियो वाले बुलाते हैं बीच में, मगर वो तो दूरदर्शन वाले नहीं। प्राणा शांगलू का कहना है कि उन्हें अच्छे पड़ोसी मिले हैं और पड़ोसियों का उनके ताल्लुक से क्या कुछ कहना है आप तो सुन लीजिए। कल 10-15 वरी ज्यादा गम मे गई 15 वरी बसान मे वो हमेशा असल पे दपान तुम बिहू मेस बस दपान मेस मकानस मज बह पे ये में नीर अस दिलुक लगाव अमिस तस मे वो 3 वरियन मज रानी बिल्कुल सारे सतन असल पे ठीक पे ये हमसाय तमिस सतन असल पे यह क्या यह भट मुसलमान करो अमिस सोय कदर नज दिन क्या असल कदर करा यह असल यह रलित मिल। कश्मीरी पंडित अदाकारा का कहना है कि 90 की दहाई में जब पंडितों को माइग्रेट करना पड़ा था उस वक्त उन्होंने कश्मीर में ही रहने का फैसला किया था। प्राणा शांगलू कहती हैं कि बगैर किसी खौफ के उन्होंने यहाँ अपनी जिंदगी गुजारी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भाईचारा है वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। भाईचारा वो कहाँ मिलेगा, वो किसी मुल्क में नहीं मिलेगा जो यहाँ कश्मीर में था। अब यहाँ पर हो गया कश्मीर में वो तो मगर तो भी वो भाईचारा जो है वो भी है। मैंने बाहर भी देखा, मैंने ट्रेनिंग भी की है, बाहर भी गई है, बड़ौदा भी गई है, इतने मुल्कों में गई है, इतने किसी भी मुल्क में मैंने ऐसे भाईचारा नहीं देखा है जो यहाँ पर देखा। रहमतुल आलमीन फाउंडेशन ने भी प्राणा शांगलू की हर मुमकिन मदद की है। फाउंडेशन के चेयरमैन
शेख फिरदौस अली का कहना है कि कश्मीरी पंडित अदाकारा को अवार्ड से भी नवाजा गया है। रहमतुल्लाह फाउंडेशन के थ्रू इनको अवार्ड भी दे दिया ताकि इंसानियत को भी पता चले, यहाँ सारी जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं कि उनको लगे कि पंडित के साथ कश्मीरियों का रिश्ता क्या है। शेख फिरदौस अली ने कहा कि कश्मीरी अपने पंडित भाइयों की वादी वापसी चाहते हैं। मिस कर रहा हूँ उनके बच्चे, जो पंडित के जो बच्चे जो मेरे साथ खेलते थे, मैं तो उनको आज भी याद करता हूँ। मैं तो आज भी उनके पास जम्मू जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। प्रोफेसर हीरालाल मिस्त्री जी, रवि कोल, लक्ष्मी जी, उनको तो वो प्यार तो अभी तक हम नहीं भूल चुके। मैं तो छोटा था तब भी उनको आज मिलने जाता हूँ। हम उनको नहीं भूल सकते। हम चाहते हैं वैसा ही माहौल फिर से बने। हम कश्मीर को उसी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनासिर जो नहीं चाहते हैं कि शांति हो जाए, उसके लिए हम क्या करें? कोई नहीं चाहता है कि प्यार मोहब्बत बढ़ जाए। हम उसके लिए क्या करें? लेकिन एक आम इंसान को उठना पड़ेगा। इस इंसान जो इंसानियत है उसको जिंदा करना पड़ेगा। प्राणा शंगलू को मुश्किल की इस घड़ी में कश्मीरियत का सहारा मिला है। कश्मीरियों के आपसी भाईचारे की ये एक बेहतरीन मिसाल है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। क्या आलमी सनतकारी बरादरी खेलों के मुस्तकबिल को लेकर पूरी तरह से तैयार है? इस खास मुद्दे पर गौर व खौज के लिए लंदन में द स्पोर्ट्स बिजनेस समिट हो रहा है, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और आलमी ओलंपिक कमेटी की पहली हिंदुस्तानी मेंबर नीता अंबानी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसका थीम था इंस्पायरिंग अ बिलियन ड्रीम्स, द इंडिया अपॉर्चुनिटी। पेश रिपोर्ट। खेलों की बड़ी मद्दाह और हिमायती रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी ने लंदन में मुनक़िदा द स्पोर्ट्स बिजनेस समिट से खिताब किया। आलमी ओलंपिक कमेटी की पहली हिंदुस्तानी मेंबर नीता अंबानी ने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन ने हिंदुस्तान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए तारीखी इक़दामात किए हैं। Our grassroots program in football has so far reached out to over 1.5 million children. Our youth sports program for schools and colleges has reached out to 9 million children. The Reliance Foundation Junior NBA program has reached out to 11 million children. Overall, across all sports, Reliance Foundation has reached out to over 21.5 million children across the country. नीता अंबानी ने मुल्क में रिलायंस फाउंडेशन के खिदमात पर मबनी एक वीडियो भी पेश किया। इंस्पायरिंग द बिलियन ड्रीम, द इंडिया अपॉर्चुनिटी की थीम पर खिताब करते हुए नीता अंबानी ने दुनिया भर के सरमायाकारों को मुल्क में मदऊ किया। New India is a land of infinite opportunities. Sport has given rise to many budding businesses and professions. Coaches, physios, tech entrepreneurs, media and merchandising. New India is a land that invites all of you with open arms. What India offers you uniquely is a combined power of democracy, diversity, demography and development. लंदन में 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस समिट में दुनिया भर से 3000 सरमायाकार शिरकत कर रहे हैं। इस समिट में मुंबई इंडियंस की को ऑनर और हिंदुस्तानी फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग के चेयरपर्सन नीता अंबानी के अलावा जोएंट्स के चेयरमैन आंद्रे अजनेली, AMB ग्रुप एंड अटलांटा फॉल्कन्स के CEO और स्टीफन कैनन और स्टब हब के सुखविंदर सिंह कैसिडे भी खेलों के मुस्तकबिल पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के जरिए अब तक 3 करोड़ लोगों की जिंदगियां बेहतर बना चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इराक में कई दिनों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, बदउनवानी और बुनियादी सहूलत से फुकदान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इस बीच इराकी सदर का कहना है कि हुकूमत या किसी सिक्योरिटी एजेंसी के आला अहदेदारों की जानिब से एहतजाजियों पर ताकत के इस्तेमाल का हुक्म नहीं दिया गया था। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे का होना कोई बड़ी बात नहीं। इस बार मुजाहिरीन मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर हुकूमत की नाकामी से नाराज होकर सड़कों पर उतरे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक
हुकूमत उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, इसलिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। मुजाहिरीन तकर्रियों के तरीक़ेकार यानी मेरिट के बजाय फ़िरक़े या नस्ल की बुनियाद पर तकर्रुरियों से खुश नहीं है। इनका इल्ज़ाम है कि लीडर अवाम के पैसे खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। एहतजाज और झड़पों के वाक़यात के दरमियान इंतज़ामिया ने बेरोजगारों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला। हुकूमत बेरोजगारों को 3 महीने का भत्ता दे रही है। كافة كوادرها الفنية والإدارية لاستقبال العاطلين عن العمل. منذ يوم أمس استمرت الكوادر بتسجيل العاطلين عن العمل من أجل منحهم منحة لمدة 3 أشهر، والعمل مستمر من ساعات الصباح الأولى إلى ساعات المساء ليلا.